हेलो स्टूडेंट, व्हाट्सअप। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि सब ठीक होंगे और काफ़ी अच्छी आप लोग प्रिपरेशन चल रही होगी। आज हम जिस टॉपिक को बात करने वाले हैं फंडामेंटल राइट्स के ऊपर ही, क्योंकि ऑलरेडी हम लोग इससे पहले की वीडियो में आर्टिकल 14 तक कवर कर चुके थे। ओके, आज हम इसके बाद 15 और वो सब कवर करेंगे। ओके, तो मैंने आपको बहुत सारी चीज़ें बताई फंडामेंटल राइट्स को लेकर। आज हम आगे की चर्चा करते हैं आर्टिकल 15 को लेकर। ओके, क्या चीज़ें हैं, क्या नहीं है, क्या दिया हुआ है इसके अंदर। तो इसके अंदर क्या है कि प्रोहिबिशन रखी गई है, मतलब रोकना है डिस्क्रिमिनेशन को ऑफ सर्टेन ग्राउंड्स। कुछ ग्राउंड्स दिए हुए हैं, ठीक है, उसको लेकर जो डिस्क्रिमिनेशन होता रहता है तो उनको रोकना है। ओके, अब ग्राउंड्स की बात करें तो कौन कौन से? किसी को रिलीजन के बेस पर, रिलीजन हो गया, या फिर रेस हो गई, कास्ट, ओके, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ। तो इन ग्राउंड्स के ऊपर किसी के साथ, मतलब अगर कोई डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है तो उसको रोकना है, मतलब डिस्क्रिमिनेशन नहीं होने देना है। ठीक है, तो ये चीजें हैं। अब मैंने आपको बताया था कि हमारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनमें से कुछ चीजें हमें पता होनी चाहिए, लाइक कि ये पॉजिटिव नेचर के हैं या नेगेटिव हैं, सिटीजन्स को दिए हुए हैं या फिर फॉरेनर्स को हैं या बहुत, ठीक है, किसके अगेंस्ट है, स्टेट या प्राइवेट इंडिविजुअल। ओके, तो अगर यहाँ पर किसी चीज को रोकने की बात हो रही है तो ये क्या है, पॉजिटिव नेचर का है, नेगेटिव नेचर का है। तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए, नेगेटिव नेचर का है। उसके बाद क्या है, एब्सोल्यूट है तो नॉट एब्सोल्यूट, क्योंकि मैंने आपको पहले बता दिया कि हमारा आर्टिकल 17 और 24 सिर्फ यही एब्सोल्यूट है। ओके, किसको दिया हुआ है ये? ओनली सिटीजन्स, क्योंकि 15, 16, 19, 29, 30 ये पांच आर्टिकल ऐसे हैं जो सिर्फ और सिर्फ सिटीजन्स के लिए है। ओके, और अगेंस्ट किसके अगेंस्ट है? बोथ स्टेट प्लस प्राइवेट इंडिविजुअल। ओके, दोनों के अगेंस्ट है। तो ये तो हमने कुछ इसकी बेसिक चीजें जान ली। ओके, हमने ये भी देखा कि आर्टिकल 15 में प्रोहिबिशन है डिस्क्रिमिनेशन को लेकर, उसके ग्राउंड्स पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। अब देखो ये चीजें तो हमने जान ली, बट क्या आर्टिकल 15 के अंदर, जैसे मतलब इसके कुछ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन भी होंगे, ठीक है, अगर ये एब्सोल्यूट नहीं है तो इसके कुछ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस क्या क्या हो सकते हैं? अगर फर्स्ट की बात करूं तो जैसे मतलब मैंने आपको बताया था कि जो गवर्नमेंट जो है वो चिल्ड्रंस को लेकर या फिर लेडीज को लेकर, वुमेन को लेकर वो डिस्क्रिमिनेशन कर सकती है। कैसे मतलब? वो परमिट कर सकती है, कुछ नो स्पेशल लॉ बना सकती है, स्पेशल प्रोविजंस दे सकती है। जैसे कि एग्जांपल की बात करें तो लो लेडीज सीट हो गई ट्रेन के अंदर, बसों के अंदर। ओके, उसके बाद अगर मैं और बात करूं तो कुछ मतलब जैसे रिजर्वेशन वगैरह हो गया, जैसे ईडब्ल्यूएस को मिला है 10%। ये पूरा 10% नहीं है, अप टू 10% है। ओके, उसमें 2% भी दे सकते हैं, 3%, उसकी कंडीशन पर डिपेंड करेगा कितना वो डिजर्व करता है। ओके, बाई 1013 जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट है 2019 का। ओके, पूछा जा सकता है ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन जो है वो कह सकते हैं कि अप टू 10% या 10%, तो अप टू 10% है। ठीक है, ये नहीं है कि सबको 10% मिलेगा, नहीं, अप टू 10% उनकी कंडीशंस पर डिपेंड करेगा। ठीक है, और अगर मैं एक और रीजनल रेस्ट्रिक्शन की बात बताऊं तो वो हो सकता है एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस के अंदर। जैसे आपने पढ़ा होगा कि जो माइनॉरिटी का जो एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है, ठीक है, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है, तो उसमें कोई और उसमें एडिशन वगैरह नहीं ले सकता। ठीक है, वो सिर्फ माइनॉरिटीज के लिए ही है। ओके, तो ये हमने एक बात की आर्टिकल 15 को लेकर। ओके, उसके बाद अगर मैं बात करूं
उसके बाद हम बात करते हैं आर्टिकल 16 को लेकर। इसमें क्या है, इसमें है कि इक्वलिटी चाहिए अपॉर्चुनिटीज के अंदर, इक्वलिटी इन अपॉर्चुनिटी। यहाँ पर जो पब्लिक एम्प्लॉयमेंट है, पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। अब देखो पब्लिक एम्प्लॉयमेंट की बात हो रही है, अगर आप इक्वलिटी उसमें चाहते हो, अपॉर्चुनिटी उसमें चाहते हो, तो क्या ये सिर्फ और सिर्फ स्टेट के अगेंस्ट होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? बिल्कुल। क्योंकि जब पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, पब्लिक सर्विस क्या है, गवर्नमेंट सर्विस, ठीक है। तो ये प्राइवेट के अगेंस्ट तो हो नहीं सकता। तो इसकी अगर हम कुछ बातें करें, तो ये तो हमको पता है कि ये, देखो कुछ चीज़ें अच्छी कर रहा है, इक्वलिटी दे रहा है, तो पॉजिटिव नेचर का हो गया। आपको पता है ये एब्सोल्यूट है नहीं, ठीक है, नॉट एब्सोल्यूट है, और ओनली सिटीजन्स के लिए है, ठीक है। उसके बाद ये अगेंस्ट स्टेट, ओनली स्टेट के अगेंस्ट है, ओके। अब इसमें जो है, जैसे किसी के रिलीजन को लेकर, रिलीजन हो गया, रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, डिसेंट, या फिर रेजिडेंस हो गया, प्लेस ऑफ बर्थ हो गई, इनको लेकर डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, ओके, नॉट डिस्क्रिमिनेशन। अब देखो इन सब चीजों को लेकर तो आर्टिकल 15 में भी था। तो इसमें दो चीजें एक्स्ट्रा ऐड हुई, कौन कौन सी? एक डिसेंट ऐड हुआ और एक रेजिडेंस, ओके। ये डिसेंट और रेजिडेंस आर्टिकल 15 में नहीं था, ओके, और ये आर्टिकल 16 में दिया हुआ है, ठीक है। अब ये बात कर रहे हैं कि इक्वलिटी जो है अपॉर्चुनिटी, ठीक है, इक्वलिटी इन अपॉर्चुनिटी में पब्लिक एम्प्लॉयमेंट दे रहे हो, तो इसके अगर रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन की बात करूँ, कुछ एग्जेप्शंस की बात करूँ, तो उसमें क्या है, एक तो रिजर्वेशन आ सकता है, ईडब्ल्यूएस वाला भी और एस सी एस टी वाला भी, ठीक है। और अगर दूसरी बात करें, और उसमें यह है कि जो पार्लियामेंट है वो कुछ अलग से प्रेस्क्राइब कर सकती है, कुछ जो कुछ कंडीशंस वगैरह रेजिडेंस के लिए, कुछ अलग अलग एम्प्लॉयमेंट के लिए, ओके। और एस सी एस टी को प्रमोशन, ओके, इसमें। और अगर हम बात करें तो रिलीजन के बेस पर कर सकते हैं, रिलीजन बेस्ड कैसे, कि भैया अगर किसी मंदिर वगैरह में वेद या उपनिषद के लिए हमें सिर्फ, जैसे उपनिषद या वेद पढ़ाने हैं, तो उसमें केवल ब्राह्मण को हम ऐड कर सकते हैं, ठीक है। वो भी एक डिस्क्रिमिनेशन ही है, अदर कास्ट को नहीं कर सकते, सिर्फ ब्राह्मण ब्राह्मण चाहिए हमें, ब्राह्मण ही ब्राह्मण, ओके। तो वो आर्टिकल 16 में ये इसका रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन है, ठीक है। उसके बाद एक 1979 में, 1979 में मंडल कमीशन बनता है, जो बताता है कि भैया, जो किसके लिए, कि 1979 में, कि पिछड़ी जाति, पिछड़े वर्ग हैं, जो पिछड़ी जाति हैं वो पिछड़े वर्ग हैं, ठीक है, सामाजिक या शैक्षणिक रूप से जो पिछड़े हुए हैं, ओके। तो ये जो कमीशन बना, तो आर्टिकल 340, इसके अंदर क्या है कि एक बैकवर्ड कमीशन जो होगा, बैकवर्ड कमीशन, इसके प्रावधान किया गया कि भैया प्रेसिडेंट जो है वो एम्पावर करेंगे फॉर सेटअप ए बैकवर्ड कमीशन, क्यों बैकवर्ड कमीशन बनाए, उसके लिए बना एक मंडल कमीशन, ठीक है। तो मंडल कमीशन बना जब, तो उन्होंने इन्वेस्टिगेट किया कंडीशंस ऑफ सोशली और एजुकेशनल बैकवर्ड क्लासेज, और उन्होंने रिकमेंड किया कि भैया जो बैकवर्ड क्लासेज हैं, ठीक है, जिन्हें हम ओबीसी बोलते हैं, 27% उन्हें रिजर्वेशन मिलना चाहिए गवर्नमेंट जॉब के अंदर। अब ये तो हो गया
कि उनको रिकमेंडेशन वो तो कर दी कि भाई 27% होनी चाहिए। अब ये रिकमेंडेशन एक्सेप्ट हुई 1919 में, वीपी सिंह की गवर्नमेंट थी जब, ठीक है, उन्होंने डिक्लेयर कर दिया कि भैया ये जो है 27% रिजर्वेशन मिलेगा ओबीसी को गवर्नमेंट सर्विसेज के अंदर। ओके। अब इस चैलेंज को, इसे जो है जो डिसीजन था इसे चैलेंज किया गया कोर्ट में 1992 में। इंदिरा साहनी जजमेंट आई एक, ठीक है। उसमें कुछ बातें जो थी वो मैं आपको बता देता हूँ इंदिरा साहनी जजमेंट की। उसमें कुछ बातें ये थी कि भैया पहली बात तो ये है कि एक बात तो ये आई कि ओबीसी के अंदर दो लिस्ट बनाएंगे, एक क्रीमिलियर की और एक नॉन क्रीमिलियर। क्रीमिलियर और नॉन क्रीमिलियर के अंदर ये है कि भैया जो रिजर्वेशन मिलेगा वो नॉन क्रीमिलियर वालों को मिलेगा। जैसे कि एक हम पैसे की एक ये लाइन खींच दी कि भैया ये मैं एक बेस लाइन बना दूं 8 लाख, ठीक है। 8 लाख या उससे ऊपर की इनकम है किसी की ईयर की, ओके, तो उन्हें रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। इससे कम जो है उन्हें रिजर्वेशन मिलेगा। तो यही ये है कि क्रीमिलियर जिनकी 8 लाख से ऊपर की इनकम है और जो नॉन क्रीमिलियर उनकी 8 लाख से नीचे की इनकम है उन्हें रिजर्वेशन दिया जाएगा। तो ये एक बात तो ये होगी। एक बात ये हुई कि जो रिजर्वेशन दिया जाएगा एस सी एस टी को वो प्रमोशन में दिया जाएगा और ओबीसी को नहीं मिलेगा, ठीक है। एक ये भी है कि 50% की सीमा भी लागू की गई कि भैया 50% तक होना चाहिए बस। उसके बाद ये कहा गया कि भैया इंदिरा साहनी जजमेंट में कि जो जाति है ना वो अपने आप में पिछड़ा वर्ग है, और अगर हमें पिछड़े वर्ग की पहचान करनी है, पिछड़े वर्ग की पहचान, तो सिर्फ जाति ही इसका एक आधार नहीं है। इसके अलावा और भी फैक्टर्स हैं जैसे लाइक पुअर, निर्धनता, गरीबी, या फिर उनका जो निवास स्थान है, ठीक है, रेजिडेंस हो गया, या फिर उनकी जो शिक्षा तक पहुंच है, एजुकेशन, ठीक है, इनके बेसिस पर भी, या उनकी उनका जो लाइफ स्टाइल है वो कैसा है, तो इसके बेसिस पर भी हम पिछले लोगों की पहचान कर सकते हैं। ओके। क्रीमी दे दिया गया, 50% से ऊपर नहीं होना चाहिए रिजर्वेशन, ठीक है, 50% ज़्यादा नहीं होना चाहिए। आरक्षण जो है वो, रिजर्वेशन जो होगा वो उनकी, जो रिजर्वेशन होगा वो उनके किसमें, प्रमोशन में नहीं होगा। वो सिर्फ स्टार्टिंग में जब सिलेक्शन करते हैं, जब उनका अपॉइंटमेंट करते हैं, मतलब जैसे नोटिफिकेशन वगैरह निकाली तो उनके अंदर ही जब हम सिलेक्ट करेंगे उन्हें तभी रिजर्वेशन होगा। बट जो उनके प्रमोशन में रिजर्वेशन दिया गया था वो दिया गया था 85th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2002 के अंदर। और ये भी एस सी एस टी को मिलेगा प्रमोशन के अंदर रिजर्वेशन, ठीक है, ओबीसी को नहीं मिलेगा। ओके। इसमें देखो एक चीज समझो कि स्टार्टिंग फेज में तीनों को मिलेगा, एस सी और एस टी ओबीसी तीनों को रिजर्वेशन मिलेगा। बट प्रमोशन की बारी आई तो एस सी एस टी को ही मिलेगा, ओबीसी को नहीं मिलेगा, ठीक है। ये चीज समझ गए आप? ओके। तो ये, और इसके बाद एक बोर्ड और बनाया गया एक्ट के थ्रू ही, एनसीबीसी, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेज 338 बी। ओके, आर्टिकल 338 बी। अब मैं आपको एक डिफरेंस बताता हूँ, ठीक है, जो आपको पता होना बहुत जरूरी है। ओके, बहुत बार क्योंकि कंफ्यूजन बहुत सारे होते हैं तो वो आपको पता होना चाहिए। अब भाई क्या होना चाहिए? अब बात तो ये भी है, बात ये है कि हमने अभी अभी दो आर्टिकल्स के बारे में बात की, आर्टिकल 340 और आर्टिकल 338 बी, जो मैंने अभी बात की आपने। तो दो चीजें तो आपने, एक बात तो आपने पता कर ली कि भैया आर्टिकल 338 बी, इसके अंदर नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेज, ठीक है, एक तो हमने देख लिया। इसके अंदर क्या है? इसके अंदर है कि बैकवर्ड क्लास कमीशन। ओके। अब ये जो है आर्टिकल 340 ये ऑलरेडी इनबिल्ड है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। ओके, ये ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में है, ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में है,
ठीक है, ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में था पहले ही, बट इसे जो नेशनल कमीशन बैकवर्ड क्लासेस जो है आर्टिकल 338 बी, इसे ऐड किया गया था बाई अमेंडमेंट के थ्रू, अमेंडमेंट के थ्रू। ओके। और इसमें क्या है, इसमें आर्टिकल 340 में है कि गवर्नमेंट की डिस्क्रिशन है, गवर्नमेंट की, इफ ए कमीशन, ठीक है, कोई कमीशन जो है हैज टू बी अपॉइंटेड, कि कोई जो कमीशन है मतलब बैकवर्ड क्लासेस के लिए अगर कोई कमीशन बनाना चाहते हैं हम, तो वो गवर्नमेंट की डिस्क्रिप्शन है कि वो बैकवर्ड क्लासेस में कमीशन बना सकते हैं, जैसे मंडल आयोग बनाया था, ओके, 1979 में। ऐसे ही अगर आगे करना चाहे तो वो बना सकते हैं, वो पूरी पूरी गवर्नमेंट की डिस्क्रिप्शन है, ठीक है। ऐसा कहीं कोई कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा गया है कि इनके लिए कमीशन बनाएंगे या वो करेंगे, ठीक है। तो ये गवर्नमेंट की डिस्क्रिप्शन है कि वो अगर चाहे तो वो कमीशन बना सकती है, ओके। तो अभी तक दो कमीशन बने हैं, ओके। एक तो था काका कालेकर, काका कालेकर 1953 में, और दूसरा था मंडल कमीशन, ओके। ये कब बना था, 1979 में। तो ये तो बात की हमने बैकवर्ड क्लासेस कमीशन की, आर्टिकल 340 की, जो कि ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में ही था, ठीक है। और ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में थी, भी था ये, ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में अगर ये था ही। और हमें अगर इसके लिए जैसे बैकवर्ड क्लासेज है, ठीक है, उनके लिए कोई कमीशन बनाना है, बैकवर्ड क्लास कमीशन, ठीक है, तो उनके लिए वो गवर्नमेंट की डिस्क्रिप्शन है पूरी तरीके से, ठीक है। ऐसा कहीं भी कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है कि भैया उनके लिए कमीशन बनाओ, ये करो वो करो ये सारी चीजें करो, तो ये गवर्नमेंट की डिस्क्रिप्शन है, ठीक है। अभी तक दो हैं, बने हैं, ठीक है, काका कालेकर 1953 और मंडल कमीशन 1979। हो सकता है ये पूछ दें कि अभी तक दो बने, तीन बने या कहीं, ठीक है, कुछ भी लिख सकता है वो। अगर मैं इसकी बात करूं, आर्टिकल 338 बी की, तो इसमें जो है वो शेल बोला है, शेल अपॉइंट मेंबर टू द नेशनल कमीशन ऑफ बैकवर्ड क्लासेस, शेल अपॉइंट कर सकते हैं, ओके। तो ये एक चीज मैंने आपको बता दी, इनके अंदर क्या डिफरेंसेज है, ठीक है, आर्टिकल 340 और 338 बी, ओके। उसके बाद हम बात करते हैं, हमने ऑलरेडी आर्टिकल 15 और आर्टिकल 16 ये हमने कवर किया। और इसके अंदर जो क्रीमी लेयर और नॉन क्रीमी लेयर के अंदर मैंने आपको एक बात और बतानी थी कि भैया एक चीज और आती है इसमें, एक चीज आई कि कैरी फॉरवर्ड रूल। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि भैया देखो वैकेंसी आई, मान चलो ओबीसी की वैकेंसी है 100, ठीक है। ये कितनी, ये कब आई, 2000, अभी 23 चल रही, 2023 में आई, ओके। अब मान चलो फॉर्म वगैरह सारा कंप्लीट हुआ, बट इनकी वैकेंसी भरी केवल 80, ठीक है। अगले साल जब 2024 में वैकेंसी आएंगी, मान चलो वैकेंसी आनी थी इसमें 100, बट ये जो पिछले साल की जो 20 वैकेंसी जो खाली रह गई थी, इन्हें और इसमें ऐड कर दिया जाएगा, मतलब टोटल वैकेंसी 20 और 120, मतलब कैरी फॉरवर्ड रूल का मतलब ये है कि इस साल की जो खाली सीट है, ठीक है, उससे अगले साल के लिए उन्हें रख सकते हैं। और ये भी सिर्फ ओबीसी की होंगी, सिर्फ ओबीसी, एस सी एस टी की नहीं, सिर्फ ओबीसी की है, ओके। तो आई होप कि आपको ये बात समझ में आएगी हुई, ओके। आपको ये भी पता चल गया होगा बैकवर्ड क्लास कमीशन क्या है, और नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड कास्ट, बैकवर्ड क्लासेज, बैकवर्ड कास्ट, ओके सॉरी, ठीक है। तो मैंने पीछे भी शायद बहुत बार क्लास बोल दिया था, ओके, तो उसके लिए नहीं, उनकी जगह कास्ट है, ठीक है, बैकवर्ड कास्ट, ओके। इसके बाद, ओके, ये क्लास ही है बैकवर्ड क्लास कमीशन, ओके। उसके बाद अगर हम बात करें
तो आर्टिकल 17 की आर्टिकल 17 के ऊपर हम आ गए। तो इसमें क्या है कि इसमें अबॉलिशन ऑफ, मैंने आपको पहले बताया था कि आर्टिकल 17 और 24 के बारे में, अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। तो अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी मतलब छुआछूत को रोकना है, पूरी तरह से खत्म करना है, अबॉलिशन करना है उसको। तो आप खुद देखो कि हम किसी चीज को रोक रहे हैं तो नेगेटिव नेचर का हो गया। अब ये अनटचेबिलिटी, अब ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ गवर्नमेंट सर्विसेज के अंदर ही होगी, अनटचेबिलिटी तो प्राइवेट सेक्टर में भी हो सकती है। तो ये अगेंस्ट है बहुत किसके, स्टेट और प्राइवेट इंडिविजुअल के। ओके। और ये क्या है, एब्सोल्यूट है, मतलब इसके लेकर कोई भी रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन नहीं है। मतलब ऐसा नहीं है कि यहाँ पर हम कर सकते हैं यहाँ पर नहीं कर सकते, ऐसी चीज नहीं है। ये कहीं नहीं होना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, एब्सोल्यूट है। ठीक है। और ये सिटीजन प्लस फॉरेनर दोनों को मिला हुआ है। ओके। अब अनटचेबिलिटी जो है ये नॉट डिफाइंड, ये डिफाइन नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। और पनिशमेंट भी जो है वो डिफाइन नहीं है। ओके। इसकी पनिशमेंट के बारे में अगर बात करूँ तो वो दी गई है, प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स 1955 के अंदर पनिशमेंट इसकी दी हुई है। ओके। इसके अंदर इसकी जो पनिशमेंट है वो दी हुई है। अगर आप अनटचेबिलिटी कर रहे हो, किस तरीके से, वर्बल तरीके से, मतलब किसी को बोलकर, या फिर फिजिकली, फिजिकल तरीके से। ओके। या फिर एक्शन के थ्रू। ठीक है, या फिर रिटर्न में। तो ये सब इसमें इंक्लूड है। देखो ये सब नहीं होना चाहिए। ओके। तो ये एक बात हुई आर्टिकल 17 को लेकर कि अनटचेबिलिटी नहीं होनी चाहिए। उसके बाद अगर हम बात करूं किस चीज को लेकर, आर्टिकल 18 को लेकर। आर्टिकल 18, इसमें क्या है, इसमें है अबॉलिशन ऑफ टाइटल। ठीक है, मतलब कोई उपाधि वगैरह लेनी है तो वो उपाधि वगैरह नहीं है, नहीं लेनी। ओके, टाइटल्स वगैरह उनको खत्म करना है। तो वही नेगेटिव नेचर का है, स्टीजन पॉइंट दोनों को है। और ये ओनली अगेंस्ट स्टेट। ठीक है, क्योंकि उपाधियां वगैरह आपको जो मिलती हैं वो ओनली अगेंस्ट स्टेट है। ठीक है, और ये एब्सोल्यूट नहीं है। अब देखो, स्टेट सिर्फ, अब टाइटल्स जो हैं वो इसके लिए कुछ एग्जेप्शन है कि भैया मिलिट्री और एकेडमिक फील्ड के अंदर, मिलिट्री और एकेडमिक फील्ड के अंदर टाइटल दे सकते हैं। जैसे कि मिलिट्री के अंदर कमांडर हो गए, कर्नल, जनरल। ठीक है। ओके, डिप्टी जनरल, ये। तो इस तरह के टाइटल्स की को वो दे सकते हैं। ठीक है। और एकेडमिक टाइटल लाइक पीएचडी कर लेते हैं तो उन्हें डॉक्टर बोल दिया। ओके, प्रोफेसर। तो उस तरह के टाइटल्स वो हम दे सकते हैं। ओके, स्टेट चाहे तो दे सकता है। एक चीज है कि जो इंडियन सिटीजन है, सिटीजन ऑफ इंडिया जिसे हम बोल रहे हैं, नेवर गेट टाइटल फ्रॉम फॉरेन स्टेट। मतलब क्या है कि भारत का नागरिक जो है वो फॉरेन स्टेट से, मतलब विदेश से को उपाधि है वो नहीं ले सकता, नेवर गेट। ओके, वो नहीं ले सकता है। कोई भी फॉरेनर जो बाहर का विदेशी है, ठीक है, फॉरेनर है, वो हमारे यहाँ पर कोई ऑफिस होल्ड कर रहा है, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट है, ट्रस्ट है इंडिया के अंदर, तो वो एक्सेप्ट नहीं करता कोई भी टाइटल्स। ओके। और अगर कोई विदेशी भारत के प्राइवेट नौकरी में है
और किसी भी देश से टाइटल ले सकता है अगर वो प्राइवेट जॉब के अंदर है। ओके, गवर्नमेंट के अंदर है तो नहीं ले सकता। ठीक है, तो ये बात हुई अबॉलिशन टाइटल्स को लेकर। उसके बाद जो आर्टिकल्स की बात करें, अब यहाँ पर हमारा जो आर्टिकल्स की बात की थी हमने, राइट टू इक्वलिटी, ठीक है, वो यहाँ पर फिनिश है, आर्टिकल 14 to 18। उसके बाद बात आती है राइट टू फ्रीडम की, आर्टिकल 19। तो बात करते हैं आर्टिकल 19 की। आर्टिकल 19 में क्या दिया हुआ है? आर्टिकल 19 की बात करें तो राइट टू फ्रीडम एंड एक्सप्रेशन, राइट टू फ्रीडम है। ठीक है, ये सारी चीजें तो हैं ही। अब आर्टिकल 19 मतलब क्या है? ये हमें फ्रीडम दे रहा है, लाइबर्टी दे रहा है। ठीक है, हम फ्रीली मूव कर सकते हैं कहीं टेरिटरी ऑफ इंडिया में। तो ये क्या पॉजिटिव नेचर का है, ओनली सिटीजन है। रीजनल रेस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं इसके ऊपर, एब्सोल्यूट तो है नहीं है, क्योंकि दो ही आर्टिकल है जो एब्सोल्यूट है, और ये ओनली अगेंस्ट स्टेट है। ओके, और सम केसेस ऐसे भी हैं जिसमें ये अगेंस्ट जा सकता है प्राइवेट इंडिविजुअल की। इसके अंदर ऑलरेडी 6 आर्टिकल्स, 6 चीजें हैं। जैसे 19 के अंदर 19A, 19B, तो इस तरीके से करके, जैसे कि अगर मैं फर्स्ट की बात करूँ तो राइट टू फ्रीडम है किसका? स्पीच एंड एक्सप्रेशन। मैं लिख देता हूँ, फिर मैं उसके बाद में थोड़ी थोड़ी बातें आपको बता दूंगा। ओके, फिर है राइट टू फ्रीडम टू असेंबल, असेंबल पीसफुली। ओके, वो भी विदाउट आर्म। ओके, और है फिर फॉर एसोसिएशन, राइट टू फ्रीडम फॉर एसोसिएशन, या फिर यूनियन हो गई। उसके बाद मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया। उसके बाद राइट टू रिसाइड, राइट टू रिसाइड एंड सेटल इन एनी पार्ट ऑफ इंडिया। ओके, उसके बाद नेक्स्ट है कि प्रैक्टिस कर सकते हैं, राइट टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन और टू कैरी एनी ऑक्यूपेशन। ओके, ट्रेड या बिजनेस, ये सारी चीजें। अब इनके अंदर क्या क्या चीजें हैं क्या नहीं है वो मैं आपको बता देता हूँ, क्या रीजनल रेस्ट्रिक्शन लग सकते हैं या नहीं। अगर मैं राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन की बात करूँ, तो इसके अंदर राइट टू सर्कुलेशन भी इंक्लूड है। ठीक है, जैसे फ्रीडम ऑफ स्पीच हो गया, प्रेस की हो गई, ठीक है, कमर्शियल एडवर्टाइजमेंट हो गया, राइट टू टेलीकास्ट, ठीक है, फ्रीडम ऑफ साइलेंस, ये सारी चीजें कुछ आर्टिकल 19 से ड्राइव्ड है। ओके, रीजनल रेस्ट्रिक्शन इसके ऊपर लगा सकते हैं कि अगर आप कोई भी चीज बोल रहे हो, स्पीच कर रहे हो या एक्सप्रेस कर रहे हो, वो हमारी जो सॉवरेंटी है, ठीक है, हमारी संप्रभुता जो है इंडिया की, भारत की, तो उसके विरुद्ध नहीं जानी चाहिए। ओके, अगर उसके विरुद्ध जा रही है तो हम उसके ऊपर रेस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं। या फिर हमारे सिक्योरिटी का मामला हो गया, या फिर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो गया। ओके, पब्लिक ऑर्डर, डिसेंसी या फिर मॉरलिटी के खिलाफ हो गया। ठीक है, या फिर कोई डिफेमेशन कर रहे हो, इंसाइटमेंट, किसी को बदनाम कर रहे हो, ओके, बोलकर, तो उनको उन चीजों को लेकर हम कुछ रेस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं। ठीक है, प्रतिबंध लगा सकते हैं उसके ऊपर। उसके बाद बात करें तो असेंबल पीसफुली। असेंबल पीसफुल में क्या है कि गवर्नमेंट की, जब गवर्नमेंट लैंड पर प्राय परमिशन के बाद हम कर सकते हैं। ठीक है, असेंबल तो हो रहे हैं पीसफुल तरीके से, शांतिपूर्ण तरीके से, बट विदाउट आर्म भी होना चाहिए, कोई हथियार वगैरह नहीं होना चाहिए हमारे साथ में। ओके, तो इसके अंदर राइट टू स्ट्राइक कवर नहीं है। ठीक है, असेंबल पीसफुली, तो राइट टू स्ट्राइक, राइट टू, ये कवर नहीं है। ओके, जैसे कि सीआरपीसी सेक्शन 144, 144, जैसे धारा 144 जो होती है, 4 से ज्यादा लोग एक साथ खड़े नहीं रह सकते। ठीक है, ह्यूमन लाइफ को खतरा हो या दंगे हो, उस चीजों को लेकर। ओके, तो रीजनल स्टेशन लगा सकते हैं। उसके बाद बात करें तो एसोसिएशन है, यूनियन, बिल्कुल भाई, कोऑपरेटिव सोसाइटीज है, 97 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2011,
ओके, कोऑपरेटिव सोसाइटीज वगैरह, यूनियंस वगैरह बना सकते हैं। ओके, ये सारी चीज़ें हैं। प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, रीजनल रिस्ट्रिक्शन यही लगा सकते हैं। सॉवरेनिटी खतरा नहीं होना चाहिए, पब्लिक ऑर्डर, मॉरलिटी, इसमें मूव फ्रीली टेरिटरी ऑफ इंडिया, कहीं भी आप घूम सकते हो, मूव कर सकते हो, आपका राइट है। ओके, बट इसमें कुछ रीजनल रिस्ट्रिक्शन है, जैसे कि अगर आप देखो तो, जैसे कि बॉर्डर के आसपास नहीं जा सकते, ठीक है, और जैसे शेड्यूल ट्राइब्स के आसपास एरिया में वहाँ नहीं जा सकते, ठीक है। इंडरलाइन परमिट एरिया हो गए, जैसे हमारे जो नॉर्थ ईस्ट के 4 स्टेट्स हैं, जैसे लाइक अरुणाचल प्रदेश हो गया, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, यहाँ पर स्पेशल परमिट चाहिए जाने के लिए। ओके, तो ये कुछ रीजनल रिस्ट्रिक्शन है। रिसाइड सेटल पार्ट ऑफ इंडिया बिल्कुल कर सकते हो। तो वही सारी चीज़ें हैं कि आप शेड्यूल एरिया वाले में नहीं जा सकते, ठीक है। वही सब इसके अंदर भी है। तो ये इन चीज़ों को लेकर कुछ रीजनल रिस्ट्रिक्शन है, ठीक है। आर्टिकल 19 हो गया। उसके बाद बात करते हैं आर्टिकल 20 की। आर्टिकल 20 के अंदर क्या है? आर्टिकल 20 के अंदर है कि प्रोटेक्शन इन रेस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंस। आर्टिकल 20 में प्रोटेक्शन इन रेस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंस। लाइक अगर हिंदी बताऊं तो आपकी अपराधों की दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। ओके, तो संरक्षण है। अब देखो, अब जो ऑफेंस भी होता है वो दो तरह का, एक सिविल और एक क्रिमिनल। सिविल और क्रिमिनल। तो इसमें सिविल वाले में लाइबिलिटी होती है, फिर पेनल्टी जो है, ठीक है, जबकि क्रिमिनल वाले में पनिशमेंट या कंजक्शन ऑफेंस होता है। ओके, उसके बाद अगर मैं बात करूं, वही कुछ बेसिक फीचर्स, क्या ये नेगेटिव है, क्या ये पॉजिटिव है, तो ये पॉजिटिव नेचर का प्रोटेक्शन दे रहा है, सिटीजन और फॉरेनर दोनों को है। ओके, नॉट एब्सोल्यूट है, और ओनली अगेंस्ट स्टेट है, ठीक है, ओनली अगेंस्ट स्टेट। अब इसमें तीन चीजें हैं आपको जो याद रखनी है कि अपराधों को दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। इसमें हम तीन चीजों को याद रखना है मतलब। ओके, एक तो है कि नो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ या फिर लेजिस्लेशन। दूसरा आपको याद रखना है नो डबल जियोपार्डी। और थर्ड आपको रखना है कि नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन। मैं आपको अभी इनका मीनिंग बताऊंगा क्या होता है। ओके, तो अगर मैं बात करूं, ठीक है, अगर मैं बात करूं इसकी नो एक्स पोस्ट फैक्टो की, इसमें वो है कि जैसे मैंने आपको एक बार पहले बताया था कि रेट्रोस्पेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन नहीं होना चाहिए। तो मान के चलो वही आपने आज चोरी की, चोरी का कोई कानून नहीं है, आप 5 साल से चोरी करते आ रहे हो, अचानक कोई गवर्नमेंट कानून बना दे, ठीक है, कि आपको 5 साल ने जो चोरी की है उसके भी आपकी सजा मिलेगी, तो नहीं हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। ओके, अभी करंट में जिस सजा का प्रावधान है उसी के बेसिस पर आपको सजा दी जाएगी, ठीक है। अभी उन्होंने सजा बताई, उसमें लिखा हुआ है कि 2 साल, ठीक है, तो 2 साल की मिलेगी, उसके पीछे का कोई चक्कर नहीं है। ओके, करंट ट्रेंड पर। ओके, और ये मेंशन नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, कंसेप्ट दिया हुआ। ओके, अब ये तो होगा क्रिमिनल। तो जो सिविल लॉ है, ओके, तो सिविल लॉज के अंदर जो है रेट्रोस्पेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन हो सकता है, ठीक है, सिविल लॉज में। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो सिविल लॉज में रेट्रोस्पेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन कर सकते हैं। नो डबल चौपार्डी, इसमें क्या है कि जो सेम क्राइम आपने किया है, केवल एक बार ही सजा मिलेगी आपको, केवल
एक बार सजा। ओके, ये हो गया नो डबल चौपाटी, दोबारा सजा नहीं दे सकती। उसके बाद नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन, कि भैया अगर किसी को आप मार कर, ठीक है, किसी व्यक्ति को अपने खिलाफ बयान देने के लिए राजी नहीं कर सकते, अपने खिलाफ जो बयान है वो अलाउड नहीं है। ओके, वो अलाउड नहीं है। तो ये सारी चीज़ होगी। हाँ, बट नॉन सेल्फ, जो नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन है, इसके अंदर अगर हम सैंपल्स वगैरह लेते हैं, चाहे ब्लड सैंपल या फिर कोई लाइक फिंगरप्रिंट, हेयर सैंपल, वॉइस सैंपल, तो इसमें काउंट नहीं होगा वो। ओके, अगर कोर्ट ऑर्डर देता है तो ही ये सारी चीज़ें ले सकते हैं, वो इसमें काउंट नहीं होगा। ठीक है, तो ये आर्टिकल 20 को लेकर कुछ बात हुई। इसके बाद बात करते हैं, इसके बाद आर्टिकल 21, आर्टिकल 21, इसमें क्या है? इसमें है प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लाइबिलिटी, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लाइबिलिटी। ये सारी बातें हुई। अब भाई लाइबिलिटी, इसको प्रोटेक्शन दिया जा रहा है, पॉजिटिव नेचर है, ठीक है, सिटीजन फॉरेनर दोनों को है। ओके, ठीक है, अगेंस्ट स्टेट है, कुछ केसेस में प्राइवेट इंडिविजुअल के अगेंस्ट भी जा सकती है। अब इसमें देखो, लाइफ, लाइबर्टी और प्राइवेसी, ये तीन चीजें इसमें शामिल है। प्राइवेसी को इसमें ऐड किया गया था भैया, इसमें तीन चीजें जो है, लाइफ, लाइबर्टी और प्राइवेसी। प्राइवेसी ऐड किया गया था कब? के एस पुट्टास्वामी केस से, 2018। इसके बाद इसमें मिला था ये। अब प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लाइबर्टी, इसमें एक चीज ये है कि इसमें जो सबसे मेन जो जजमेंट है, ठीक है, अब इसमें मैं पूरी चीज आपको बता देता हूँ कि भैया इसमें एक चीज पढ़ते हैं, प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाई लॉ। जो प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाई लॉ है, ओके, उसके द्वारा अगर पार्लियामेंट ने किसी की लाइबिलिटी छीनने के लिए कोई कानून बना दिया तो उस पर जुडिशियल रिव्यू नहीं होगा, जुडिशियल रिव्यू नहीं होगा। ठीक है, अब आपको पता है ब्रिटिश जो प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाई लॉ, ये कहाँ से? ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है, जिसमें क्या है कि लेजिस्लेचर जो है वो सुप्रीम है, कि उसने जो बोल दिया वो हो गया, बात खत्म। क्योंकि जिस टाइम पर ये चीजें थी, प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, उस टाइम पर हमने क्या होता कि ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ के एक्सेप्ट नहीं किया था। ओके, वो हमने एक्सेप्ट किया काफी बाद में। ओके, वो हमने मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का जो केस था 1978 में, जजमेंट थी। ओके, उसमें हमने ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ को एक्सेप्ट किया था, जो कि यूएसए से लिया गया। ठीक है, यहाँ तक अब मैंने आपको बताया कि वो जुडिशियल रिव्यू नहीं लगा सकते, चाहे किसी की लाइबिलिटी चली जाए, चाहे कुछ हो जाए, जो भी हो। ठीक है, 1950 में ऐसा हुआ था। और फंडामेंटल राइट्स पर जुडिशियल रिव्यू आर्टिकल 13 पर ही लगेगा, आर्टिकल 13 जो वो लगेगा फंडामेंटल राइट्स पर, इस पर नहीं। उसके बाद आई मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1978 का केस। इसमें क्या होता है कि इसमें भैया, इसमें बताया जाता है कि भैया जो राइट टू लाइफ है, राइट टू लाइफ, वो राइट है डिग्निफाइड लाइफ का, मतलब जो जीवन जीने का अधिकार है वो पशुपत जीवन नहीं है। ओके, डिग्निफाइड लाइफ है, नॉट एनिमल एग्जिस्टेंस। ओके, तो इसमें हमने एक्सेप्ट किया, जो मेनका गांधी का केस था उसमें ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ हो।
ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। और ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ मतलब यूएस कॉन्सेप्ट है, हमें पता है यूएस कॉन्सेप्ट, जहाँ पर जो जुडिशरी है वो सुप्रीमेसी है। हालांकि कॉन्स्टिट्यूशन मेंशन नहीं है, कॉन्सेप्ट दिया हुआ है। तो इसका सीधा सा मतलब है कि भैया जुडिशियल रिव्यू लगेगा। अगर कोई कानून ऐसा पार्लियामेंट बना देती है कि भैया जो लाइबिलिटी के खिलाफ जा रहा है या फिर किसी की लाइबिलिटी छिन रही है, तो उसके ऊपर जुडिशियल रिव्यू हो सकता है। ओके, ये मेनका गांधी गवर्नमेंट के बाद हुआ। मेनका गांधी केस जो है उसके बाद हुआ 1978, मेनका गांधी जजमेंट जो है। ओके, अब इसके अंदर एक चीज और आई, ड्राइव्ड फंडामेंटल राइट्स। जो ड्राइव्ड फंडामेंटल राइट्स, अब ये ड्राइव्ड फंडामेंटल राइट्स क्या है भैया? अब ये जो ड्राइव्ड फंडामेंटल राइट्स हैं वो क्या है? वो है कि राइट्स जो हैं वो उस तरह के राइट्स नॉट मेंशन इन कॉन्स्टिट्यूशन, नॉट मेंशन। अब सारी चीजें कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं मेंशन है, बट नीड जरूरी है वो डिग्निफाइड लाइफ के लिए, डिग्निफाइड लाइफ के लिए, नीड फॉर डिग्निफाइड लाइफ। जैसे अगर मैं एग्जांपल की बात करूं तो क्लीन वाटर हो गया, ओके, सैनिटेशन, ठीक है, लव मैरिज वगैरह। ओके, तो ये ड्राइव फंडामेंटल राइट्स है। जैसे अगर और ज्यादा बात करें तो राइट टू फूड, क्लोथिंग, डिसेंट एनवायरमेंट। ओके, तो ये सारी चीजें, अकोमोडेशन, तो ये ड्राइव फंडामेंटल राइट्स के अंदर है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर बहुत लिमिटेड चीज मेंशन है इसके अंदर लेकर। ठीक है, फिर हमने ड्राइव फंडामेंटल राइट्स का कॉन्सेप्ट है, जिसमें और भी बहुत सारी चीजें हैं जो कि डिग्निफाइड लाइफ की जरूरी है, बट वो कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है। ओके, तो ये सारी चीजें हुई। अब एक चीज और है कि भैया जो राइट टू लाइफ है, राइट टू लाइफ, इसमें राइट टू डाई भी इंक्लूड है। राइट टू डाई जो है वो इंक्लूड है इसमें। अब राइट टू डाई भैया ये क्या है मतलब? राइट टू डाई में दो जजमेंट के बारे में हमें पता होना चाहिए, अरुणा साहनी, अरुणा साहनी जजमेंट। ओके, कब की? 2011। और एक पता होना चाहिए हमें कॉमन केस 2011 का। मींस मींस जो डेथ जो है, ठीक है, डेथ में दो तरीके से, वो भी पैसिव, जिसे हम इच्छा मृत्यु बोलते हैं, पैसिव यूथनेशिया, 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 और एक है एक्टिव यूथनेशिया। दो तरह की डेथ। अब जो एक्सेप्टेबल है वो कौन सी है? वो है, ये तो अलाउड है। ओके, ये अलाउड है। और ये जो है ये नॉट अलाउड, क्योंकि ये एक्टिव डेथ है, जो एक्टिव यूथनेशिया है। और इसमें क्या है कि कुछ चीजें करके मतलब यहाँ पे पूछ लिया जाता है इसमें। हालांकि इच्छा मृत्यु में काफी सारी प्रोसेस होती है, लिविंग बिल लिखवाया जाता है, ठीक है, डॉक्टर्स का बोर्ड बैठता है, ये सारी चीजें होती है, उससे पूछा भी जाता है। ओके, तो ये सारी चीजें हैं। डेथ को लेकर बात हो गई इसमें, पैसिव यूथनेसिया, एक्टिव यूथनेसिया। ओके, उसके बाद आती है बात आर्टिकल 21A की। अब भाई जब इसकी बात आती है तो इसमें क्या है? इसमें है भैया राइट टू एजुकेशन, राइट टू एजुकेशन। अब ये कैसे ऐड हुआ? ये हुआ भाई 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2002 से ऐड हुआ ये। ओके, अब इसमें क्या है? इसमें ये है कि 6 to 14 ईयर्स के जो बच्चे हैं उनको फ्री एजुकेशन, फ्री एजुकेशन। अब ये चीज तो होगी। अब देखो ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव नेचर का है। ओके, एब्सोल्यूट नहीं है, अगेंस्ट इट है। ओके, तो ये चीजें हैं। राइट टू एजुकेशन का मतलब क्या है? राइट टू एजुकेशन का मतलब राइट टू क्वालिटी एजुकेशन।
ठीक है, क्वालिटी एजुकेशन प्लस टीचर भी, और प्री प्राइमरी या पर हायर एजुकेशन नॉट कवर्ड है इसमें। ठीक है, अब उसके बाद बात करते हैं हम नेक्स्ट आर्टिकल, आर्टिकल 22। आर्टिकल 22 में क्या है कि इसमें है प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन। अरेस्ट एंड डिटेंशन को लेकर निवारक निरोध, ठीक है, जैसे हम बोलते हैं। तो जो केसेज हैं, जैसे अरेस्ट में भी, जैसे अरेस्ट होता है कोई बंदा तो उसके दो तरीके, जैसे प्यूनिटिव और एक प्रिवेंटिव डिटेंशन होता है। ओके, प्यूनिटिव में ये है कि क्राइम के बाद किसी को आप अरेस्ट करोगे। ठीक है, दो तरह की अरेस्ट वगैरह जो चीज़ें होती हैं वो दो तरह की होती हैं, मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, अब देखो, अरेस्ट की अगर मैं बात करूँ, अरेस्ट दो तरह, एक है प्यूनिटिव और एक है प्रिवेंटिव डिटेंशन। प्यूनिटिव में क्या है और प्रिवेंटिव में क्या है? प्यूनिटिव में ये है कि क्राइम हो गया, क्राइम के बाद आप अरेस्ट करोगे। बट इसमें क्या है प्रिवेंटिव में कि क्राइम से पहले ही अरेस्ट करना, ओनली शक के बेस पर, ओनली शक या डाउट, डाउट के बेसिस पर ही। ओके, क्राइम अभी हुआ नहीं है बट हमें शक है कि भैया ये बंदा ऐसा कर सकता है, चलो उसे अरेस्ट कर लेते हैं। ओके, अब इसमें कुछ राइट्स वगैरह दिए गए हैं कि लाइक राइट टू इन्फॉर्म करने का बंदे को, ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट, अगर बात ऐसे है कि भैया हमारे मतलब बताना जरूरी नहीं है तो नहीं बता सकते हैं। ओके, अब इसमें ये है कि 24 घंटे के अंदर अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना पड़ेगा विद बॉडी। ओके, तो उसे वकील करने का अधिकार है, लीगल डिफेंड करने का। ओके, ये सारी चीज़ें उसके अंदर है। रीजनल रिस्ट्रिक्शन ये है कि भैया एलियन एनिमी, जो एनिमी एलियंस है ना, मैंने आपको बताया था कि दो तरह के लोग और रहते हैं यहाँ पर। एक हमारे जो मतलब फ्रेंडली वगैरह जो एलियंस फ्रेंडली, और जो एनिमी, तो एनिमी एलियंस जो होते हैं उनको ये राइट नहीं है। ठीक है, ये रीजनल रिस्ट्रिक्शन है कि उनको ये राइट नहीं मिलेगा। उसके बाद अब देखो कैसे होता है कि इसमें क्या है कि अगर हम किसी को प्रिवेंशन डिटेंशन कर रहे हैं तो 3 मंथ्स तक रख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आगे और रखना, एक्सटेंड करना है, तो भैया क्या होगा कि स्टेट जो है वो एडवाइजरी बॉडी बनाएगी, स्टेट एडवाइजरी बॉडी बनाएगी, और इसकी रिपोर्ट के बेस पर ही, रिपोर्ट के बेस पर 3 मंथ्स आगे, बियॉन्ड 3 मंथ कर सकते हैं, बियॉन्ड 3 मंथ, या फिर उसे रिलीज कर सकते हैं कि नहीं कोई बात नहीं, ऐसे रिलीज कर देते हैं। ठीक है, और डिटेंशन जो है वो, डिटेंशन जो है इसके बारे में एक चीज और है कि ये ऑटोमेटिकली एक्सटेंड हो जाता है, एक्सटेंड कर दिया जाता है बाय पार्लियामेंट इन सीरियस, जो सीरियस सर्कमस्टांसेस, अगर वो देख रहा है कि सीरियस कंडीशन है, ठीक है, तो उसमें ऑटोमेटिकली इन्हें एक्सटेंड कर दिया जाता है जो डिटेंशन है, कि भैया अभी 3 मंथ के लिए एक काम करिए आप, कि 3 मंथ के लिए और रख लीजिए। ठीक है, ऑटोमेटिकली, ऐसा नहीं है कि कोई स्टेट एडवाइजरी बोर्ड बनाएंगे या ये करेंगे, नहीं, पार्लियामेंट ने बोल दिया कि ठीक है एक बार और कर देते हैं, चलो बात खत्म करो। ठीक है, तो ये चीज हो गई। उसके बाद बात करते हैं कि भैया जो ऑर्डर कौन देगा इसका, ऑर्डर कौन देगा? ऑर्डर या तो ये जो कमिश्नर हो गए, ठीक है, या फिर डीएम हो गए, या फिर अगर देखा जाए तो ये कमिश्नर ऑफ पुलिस जो है डीएम हो गई। कम्युनिकेट करेंगे ये, कम्युनिकेट किससे? स्टेट गवर्नमेंट से, स्टेट गवर्नमेंट विद इन 7 डेज कम्युनिकेट करेगी सेंट्रल गवर्नमेंट से। ओके, उसके बाद ये हम कर सकते हैं। ठीक है, हालांकि अब जो प्रिवेंशन डिटेंशन है यहाँ तक हम
आर्टिकल 22 ये यहाँ पर फिनिश होता है। ओके, उसके बाद जो चीज़ें हैं इसके अंदर कुछ एक्ट्स वगैरह भी हैं, लाइक जो प्रिवेंशन डिटेंशन के अंदर हम कुछ चीज़ें जो देखते हैं कि भैया क्या क्या इसके अंदर हो सकता है। जैसे कि मैं बात करूँ इसी के अंदर, जैसे कॉफी पोसा हो गया। ओके, जैसे कि 1971 मीसा, मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट, ठीक है, जबकि ये 1977 में ख़त्म हो गया था। और अगर बात करें तो 1974 का कॉफी पोसा, लाइक कंजर्वेशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज एंड प्रिवेंशन ऑफ स्मगलिंग एक्ट। ओके, 2002 का देख लो, पोटा प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट हो गया। या फिर 1967 का देख लो, यूएपी अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट, ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि हमें उसके ग्राउंड्स कि भाई हम आपको प्रिवेंशन डिटेंशन में क्यों डाल रहे हैं, उसके ग्राउंड्स हमें बताने पड़ेंगे किस वजह से डाल रहे हैं। देखो बताने तो पड़ते हैं, बट क्या होता है कि बहुत बार अगर ऐसा हो कि इससे जो पब्लिक की जो मतलब जो सार्वजनिक हित है, ठीक है, उनको खतरा हो सकता है कि नज़रबंद क्यों किया गया है, तो हम नहीं बताएंगे। ओके, ग्राउंड्स बताने नहीं बताएंगे। ओके, तो ये सारी चीज़ें इसको लेकर हूँ। उसके बाद यहाँ पर हमारा एक और फिनिश होता है, क्या कि भैया अब जो चीज़ें हैं कि हमने राइट टू इक्वलिटी देखा, राइट टू फ्रीडम देख लिया। उसके बाद जो बात की जाएगी आर्टिकल 23 से, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, ठीक है, शोषण के विरुद्ध अधिकार। ओके, आर्टिकल 23 और 24 जो है, तो ये हम कल करेंगे। आज के लिए इतना ही। ओके, मिलते हैं। तो फ्रेंड्स मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।